नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आज थोड़ा-सा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करेंगे कि दुनिया में एक्चुअली हो क्या रहा है। अब दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो एक नज़रिया देखने का ये है कि रोज़ बरोज़ घटनाएँ जो हो रही हैं, कहीं युद्ध हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं। और एक थोड़ा उससे बड़ा व्यू पॉइंट होता है जो और थोड़ा दूरी से देखा जाता है चीज़ों को, तो आपको लंबे समय में क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा मिलने लगता है कि फ्यूचर में क्या घटित होगा। ये सारी घटनाएं जो अभी दिख रही हैं हमें, ये किस दिशा में दुनिया को ले जा रही हैं। तो आज थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग उस पर करेंगे। और ये बहुत सारे एनालिस्ट्स और बहुत सारे जो मतलब रिसर्चर्स हैं, उनका भी व्यू पॉइंट कुछ इसी दिशा में जाने लगा है। और इसमें अगर हम लोग आज बात करते हैं कि भविष्य क्या है, होने क्या वाला है, तो भारत की ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रही है कि हमारी जीडीपी जो है वो 8.4% के आसपास ग्रो कर रही है और इसका कंटिन्यूसली ऐसे ही ग्रोथ होते रहने की प्रिडिक्शंस लगभग सारी एजेंसीज, मतलब आईएमएफ से लेकर के और जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, सभी करते आ रहे हैं। भारत की ये जो ग्रोथ है या ये डेवलपमेंट है, इसकी सबसे बड़ी यूनिक बात या एक खासियत या खुसूसियत या खूबी कह लीजिए, वो ये है कि भारत की ये ग्रोथ अपने दम पे की हुई है, किसी से एड में नहीं मिली है। एड से मेरा मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ग्रो किया, जर्मनी काफ़ी ग्रो किया, उसके बाद 60-70s के बाद चाइना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। लेकिन इन सब के पीछे अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था, अमेरिका की बहुत मजबूत फंडिंग थी और अमेरिका ने इनको ग्रो कराया। अंधाधुंध पैसे की फंडिंग डाल के, सब कुछ करके, और अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी टेक्नोलॉजी इन कंट्रीज को ट्रांसफ़र करके इनको खड़ा किया, आगे बढ़ाया, इनके यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करा के अपने यहाँ माल इंपोर्ट करवाया। एक ज़माने में आपको ध्यान होगा कि जापान के हर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड जो है, सोनी, पैनासोनिक, हिटाची, ये सारे जापानीज ब्रांड होते थे और ये सब, इनकी मार्केट जो थी वो पूरे यूरोप और अमेरिका में बहुत तेज़ी से फैली। एक ज़माने में सोनी के टीवी होना इंडिया के अंदर भी एक स्टेटस सिंबल होता था। आज भी सबसे महंगा ब्रांड अगर टेलीविजन्स वगैरह में देखा जाए तो सोनी ही है। हालांकि अब मार्केट शेयर्स उनकी काफ़ी कम हो गई हैं और सोनी एज ए कंपनी काफ़ी प्रोडक्ट्स की दौड़ से बाहर हो चुकी है। लेकिन अमेरिका के सपोर्ट के कारण ये कंपनीज बहुत तेज़ी से उभरी और आगे बढ़ी और इसके कारण जापान बहुत तेज़ी से ऊपर उठा अर्थव्यवस्था के रूप में। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में एक तरीके से अमेरिका ने जब अपनी जीत दर्ज की थी तो एक जापान को अपना एक कॉलोनी या एक टेरिटरी बना ली थी। जापान के संविधान में बहुत सारे बदलाव करवाए थे अमेरिका ने और जापान को अपनी सेना वगैरह रखने की भी छूट नहीं दी गई थी। अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकी सेनाएं ही जापान में बेस बना करके बहुत सारी जगहों पे बैठी हुई थी और जापान सिर्फ अमेरिकी संरक्षण के अंदर अमेरिकी पूंजी के दम पे आगे बढ़ रहा था। सेम ऐसे ही कहानी जर्मनी के साथ थी। जर्मनी के हालांकि दो हिस्से कर दिए गए थे, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। तो ईस्ट जर्मनी जहां रशिया के आधिपत्य में या उनके छत्रछाया में था, वहीं वेस्ट जर्मनी में अमेरिकन नाटो फोर्सेस वगैरह सब बैठी हुई थी और जर्मनी के अंदर भी टेक्नोलॉजी और बहुत सारा पैसा रुपया सब अमेरिका का इन्वेस्ट हुआ और जर्मनी को आगे बढ़ाया गया। 60s और 70s के दौर में चाइना के साथ भी अमेरिका ने इसी टाइप के डील्स की और चाइना में भारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट से आना शुरू हुआ और टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें, जिसके दम पे चीन भी बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करता चला गया। भारत के साथ अगर देखें तो पश्चिम का कोई बहुत अच्छा संबंध कभी नहीं रहा है। भा, भारत का रशिया के साथ एक अच्छा रिलेशन रहा है और उसके कारण से ऐसा होता था कि जो पश्चिमी देश हैं उनसे भारत की रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं रही। एज ए रिजल्ट हुआ क्या कि भारत
इनके विरोधों को, इनके सैंक्शंस को, इनकी सारी चीज़ों को, तरह तरह के दबावों को झेलता हुआ भी आगे बढ़ा है। तो भारत का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनिक है, वो अंदर से खुद पैदा किया हुआ है। तो भारत तो अपनी ग्रोथ मेंटेन रखेगा, और भारतीय इसमें मेहनत कर रहे हैं। भारतीय रिसर्च और डेवलपमेंट में शुरू कर चुके हैं काम बहुत हद तक, और बहुत सारी चीज़ों पे ये सब शुरू हो गया है। ये एक चीज़ वेस्ट को बेचैन भी करती है। उनको ये लगता है कि क्योंकि हमारे सहयोग और बिना हमारी मदद के आगे बढ़ रहा है भारत, तो भारत को हम आगे भविष्य में भी कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे चीन को उन्होंने तुरंत सैंक्शंस लगाने की धमकियां देना शुरू किया, और चीन से फॉरेन की ये वेस्टर्न कंपनीज ने अपना प्लांट्स वांट समेटने शुरू कर दिए, और चीन की अर्थव्यवस्था एकदम से चरमरा सी गई है। भारत के साथ वो ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर भारत में BMW और मर्सिडीज की गाड़ियां बन रही हैं, तो भारत के अंदर भारत की खुद की टाटा और महिंद्रा भी गाड़ियां बना रही हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कल को मर्सिडीज, BMW, फोर्ड या कोई भी कंपनी भारत से छोड़ के चली जाएगी तो भारतीयों को कारें नहीं मिलेंगी। भारत की कंपनियां भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गाड़ियां बना रही हैं। पास्ट में हो भी चुका है कि बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां और वेस्टर्न कंपनीज, कार कंपनियों की अगर बात करें, एक एग्जांपल के लिए इस सेक्टर को ले लें, तो कार कंपनीज बहुत सारी ऐसी हैं कि जो काम अपना पूरा बिजनेस समेट करके जा चुकी हैं। जैसे फोर्ड चली गई है, शेवरली चली गई है, और भी कई गाड़ियों की कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। वो भारत में नहीं टिक पाए, भारत की ही कंपनियों के सामने वो नहीं टिक पाए। या कोरिया की हुंडई के सामने भारत की ही मारुति है, सुजुकी की कंपनी हो गई अब तो इनके सामने ये बड़ी बड़ी कंपनियां मतलब टिक नहीं पाई, और अपना धंधा समेट करके इनको जाना पड़ा है। तो भारत की मार्केट और भारत बहुत अलग देश है। अब अमेरिका अपनी तरफ से तो कोशिशें करता रहता है और करता रहेगा कि वो भारत की इस ग्रोथ को, इस प्रोग्रेस को किसी तरीके से स्लो कर सके, धीमा कर सके, या किसी तरीके से इसके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर सके। अगर उनका पूरा कंट्रोल हो जाता है तो उसके बाद उनको भारत की ग्रोथ से ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि फिर उनको मालूम रहेगा कि इसको कब कंट्रोल करना है, कब इसको वापस खींचना है, इत्यादि। तो वो दबाव बनाने की कोशिशें करते रहते हैं। अभी उनका बयान CAA को लेकर के भी आ गया। तो बात बेबात अमेरिका से किसी चीज का लेना देना हो ना हो, वो जबरदस्ती भारत के मामलों में दखलंदाजी करने की हर कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे, और उसको हमें इग्नोर करके आगे बढ़ना है। हमारे जयशंकर जी और बाकी विदेश मंत्रालय ठोक के इनको मुंह पे जवाब दे देता है, वो भी अपनी जगह ठीक है। और आप देखेंगे कि अमेरिका की बहुत तेजी के साथ पूरे वैश्विक स्तर पे अगर आप देखें तो पकड़ बहुत कमजोर होती जा रही है। अमेरिका का जो डॉलर है वो उसकी जान है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जान है। जब तक डॉलर दुनिया की एक रिजर्व करेंसी बना रहेगा, तब तक अमेरिका ऐशो आराम से लाइफ गुजारता रहेगा, और उसका जो खर्चा है वो पूरी दुनिया उठाती रहेगी। वो डॉलर छापते जाते हैं और अपने लिए जो चाहिए वो खरीदते जाते हैं, और इस कारण से अमेरिकियों की लाइफ स्टाइल दुनिया में सबसे अच्छी और बड़ी भारी भरकम और महंगी मानी जाती है। लेकिन अब स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है, पलट रही है। मैंने पिछले भी एक वीडियो में आपको बोला था कि इस साल भी रशिया में ब्रिक्स की एक समिट होने वाली है। उस समिट के बाद ब्रिक्स की तरफ से एक पेमेंट का नया प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, कि जिसमें दुनिया भर के देश आपस में एक दूसरे की करेंसी में ट्रेडिंग कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ सीधे सीधे बिजनेस कर पाएंगे बिना डॉलर को बीच में लाए। ऐसा होते ही आप समझिए डॉलर की जो ज़रूरत है वो दुनिया को बहुत कम पड़ेगी। जब दुनिया को बहुत कम पड़ेगी तो उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। डिमांड खत्म हो जाएगी तो जिस भी देश के पास जो डॉलर्स पड़े हैं वो वापस अमेरिका भेज करके, और अमेरिका से उसके बदले में कुछ और चीज़ें मांगने या लेने लगेंगे। सपोज कोई चांदी खरीद लेगा, कोई गोल्ड खरीद लेगा, कोई कुछ खरीद लेगा, कोई हथियार खरीद लेगा अमेरिका से, कि ये डॉलर्स की अब हमें व्यापार के लिए तो ज़रूरत है नहीं,
आप इसको वापस ले लीजिए। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आप समझिए कि कोई भी देश अपनी करेंसी जो प्रिंट करता है वो अपने देश के कंजम्पशन के लिए, अपने देश में सर्कुलेशन के हिसाब से करता है, लेकिन अमेरिका जो करेंसी प्रिंट करता है वो पूरी दुनिया के सर्कुलेशन और कंजम्पशन के हिसाब से प्रिंट करता है। ऐसी स्थिति में अगर पूरी दुनिया से जो डॉलर्स हैं वो वापस अमेरिका आने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर का वैल्यूएशन बहुत तेजी के साथ गिरेगा। अब हम इस पे आपको अगर थोड़ा सा बात करें तो कुछ जो एनालिस्ट्स हैं और रिसर्चर्स हैं उनका ये कहना है कि 2029 तक, यानी अगले 5 सालों में, हम 24 में बैठे हुए हैं, 24 का चुनाव होने वाला है, अगला चुनाव हमारा 2029 में होगा। एनालिस्ट्स बहुत से ये कहते हैं कि 2029 तक अमेरिकी डॉलर 3 भारतीय रुपए के बराबर तक गिर सकता है। 3 नहीं तो आप 6, 7, 8, 10 उस रेंज में मान लीजिए, लेकिन 29 तक वो उस लेवल तक गिरने की उसके पूरे चांसेस हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर जो लोग हैं उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एकदम से आज से 10-20 गुना कम हो जाएगा। उनका स्टेटस जो है वो आप समझ लीजिए कि वो तकरीबन पाकिस्तान के लेवल पे पहुंच जाएंगे। आज अगर वहां पे कोई उनको चीज सपोज $1 की मिलती है तो वो सीधे सीधे 10 से $15, $20 की हो जाएगी। दूसरा उनको इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आज अगर किसी की तनख्वाह $10,000 की है तो उसकी तनख्वाह कम होकर के $2,000 से $3,000 पे आ जाएगी। तो अब आप डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां एक आदमी की इनकम जो है वो 1/5 हो रही है, वहीं उसके लिए कीमतें 5 गुना बढ़ रही। तो उसके लिए वो सर्वाइवल सर्वाइवल जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही रियल एस्टेट और बाकी सारी चीजों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। भारत के ऊपर जो सबसे पहले इम्पैक्ट आएगा, सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, वो आएगा आईटी की जॉब्स पे, आईटी कंपनीज पे, और आईटी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं जैसे वेंचर कैपिटल के थ्रू पैसा ले लेकर के ये स्विगी, जोमेटो या इस टाइप की बहुत सारी कंपनीज सैकड़ों हजारों करोड़ की, अरबों खरबों की खड़ी हो गई, जिनके पास ना कोई ढंग का बिजनेस मॉडल है और ना कोई आज तक उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। तो ऐसी कंपनीज के ऊपर बहुत तेजी से एक हमला फाइनेंशियल वर्ल्ड से होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा था कि अमेरिका के बैंक्स जो हैं उनको ये फ्री का प्रिंट किया हुआ डॉलर इजीली अवेलेबल होता था, और इस डॉलर के ऊपर जो उनको पैसे कमाने होते थे, फ्री के पैसे, फ्री के डॉलर पे, क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट बीच में 0% या 0.5% के आसपास था, तो वो ना के बराबर ब्याज है। अब बैंक को ½ % ब्याज पे इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है, कोई लिमिट नहीं है, अरबों खरबों डॉलर। तो वो बैंक्स जो हैं उन्होंने एक अपनी वेंचर कैपिटल कंपनीज बना रखी थी, वेंचर फंड्स बना रखे थे, और उनके माध्यम से वो ऐसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करके और दुगना तिगुना करके वापस निकालने की एक स्ट्रेटजी पे चलते थे। तो ये जो फ्री का डॉलर था ये आना बंद हो जाएगा मार्केट में। ये जब आना बंद हो जाएगा तो उनके जहां जहां पैसे इन्वेस्टेड हैं वो उनको बाहर वापस निकालने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर आप आईटी सेक्टर देखें तो आईटी सेक्टर के अंदर आपको ध्यान होगा कि शुरू से एक मैकेनिकल इंजीनियर या एक सिविल इंजीनियर जो है उसको आईटी कंपनी में 10 गुना 8 गुना सैलरी मिल जाती है। वो मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियर है, वो किसी इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर नौकरी करने के लिए जाता है जहां मशीनें बनती हों या कुछ होता हो, जहां एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तो वहां पे मान लीजिए उसको 20,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है। वही बंदा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, आईटी कंपनी में वो मैकेनिकल इंजीनियर चला जाता है कोडिंग करने के लिए, तो उसको 50,000 और 1 लाख रुपए की सैलरी मिलने लगती है। तो ये जो अननेसेसरी एक बहुत हाई सैलरी आईटी सेक्टर दे रहा था, उस पर एक चोट लगने वाली है। आईटी सेक्टर रैशनलाइज होगा और बहुत सारी जगहों पे होने लगा है। बेंगलोर वगैरह में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं आईटी सेक्टर के
जिनकी हालत खराब है, जो कि मतलब अब ज़िंदगी कैसे जिएँ वो उसको सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जिनका 1 साल का पैकेज डेढ़-डेढ़ 2-2 करोड़ रुपए का था, आज वो लोग 25 और 30 लाख के पैकेज पे आकर के बैठे हुए हैं। जहाँ पहले हस्बैंड वाइफ दोनों मिला करके 2 ढाई करोड़ रुपए साल का अर्न कर लेते थे, मतलब घर पे 20-25 लाख रुपए महीने के आते थे। आज उन लोगों की दोनों की मिला के हस्बैंड वाइफ की सैलरी जो है, वो 40-45 लाख रुपए के अंदर रह गई है साल की। मतलब आज वो 20-25 लाख से सीधे 2 ढाई लाख रुपए महीने पे आ गए हैं, या 3 लाख 4 लाख रुपए महीने पे आ गए हैं। तो ऐसी हालत में जो उन्होंने लाखों करोड़ों के अपार्टमेंट्स, गाड़ियां, ये सब फाइनेंस वगैरह किए हुए थे, आज उनकी किस्तें भरने के बाद, बच्चों के स्कूल की फीस वीस देने के बाद नौकरी कर रहे हैं, 40-45 लाख रुपए आ रहा है, उसके बाद उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते। तो ये रैशनलाइजेशन जो जॉब्स का और सैलरीज का होने वाला है, हो रहा है, ये भारत के अंदर शुरू हो चुका है, ये तेजी से आगे बढ़ेगा। आज वीडियो का मकसद ये है कि आपकी जान पहचान में, आपके नॉलेज में अगर कुछ लोग हैं जो उस आईटी फील्ड से हैं, उनको आप थोड़ा-सा इसके बारे में अवेयर करें कि भाई आपके सेक्टर के अंदर भी इस टाइप का एक सीन डेवलप हो सकता है। तो या तो अपने आप को थोड़ा-सा चेंज करो, डाइवर्सिफ़ाई करो, या तैयार रहो, कोई बहुत बड़ी लायबिलिटी अपने सर पे मत पाल लेना कि जिसको कि आप बाद में चुका ना पाओ। जैसे कोई बहुत बड़ा मकान ले लिया, बहुत महँगी गाड़ी ले ली, तो इस टाइप की चीज़ें अभी आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग ख़ास तौर से थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि नेक्स्ट 5 इयर्स जो हैं, वो बहुत बड़े बदलाव के हैं। इसका इम्पैक्ट शहर के शहर झेल सकते हैं भारत के अंदर। मसलन बैंगलोर है, अब बैंगलोर के अंदर रियल एस्टेट की जो पूरी बूम चलती रहती है कि जहाँ पे महँगे-महँगे अपार्टमेंट, मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं, और दुकानें और सब रेस्टोरेंट और सब कुछ खुलता जा रहा है। इन शहरों के अंदर रियल एस्टेट में एकदम से गिरावट आ सकती है। तो बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, आपका नोएडा का कुछ इलाका कह लीजिए, गुड़गांव कह लीजिए, पुणे कह लीजिए, ये जो शहर जो आईटी के दम पे बहुत ज़्यादा तेजी से बूम पे आए थे, इन शहरों पे भी एक चोट लग सकती है। दूसरा अगर आप देखें तो अ, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, तो साउथ इंडिया में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके और मेहनत करवा करके, लेकिन उनको ग्रूम करते हैं, तैयार करते हैं आईटी और इस टाइप की जॉब्स के लिए, फॉरेन जॉब्स के लिए, अमेरिका जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। और आपने देखा होगा कि मतलब आईटी कंपनीज में भी साउथ इंडियन टेक्नीशियंस भरे पड़े हैं। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी साउथ इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में हैं मौजूद, अमेरिका में या कहीं पे भी आप ले लें। तो साउथ इंडियन पेरेंट्स को अपने यहाँ थोड़ा-सा पेरेंटिंग को चेंज करना होगा, अपने बच्चों को प्रिपेयर करना होगा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएँ, अपने बिज़नेसेस को खुद डेवलप करने की कोशिश करें, और बहुत ज़्यादा जॉब्स के ऊपर निर्भर ना करें, ख़ास तौर से ये आईटी और इस टाइप के सेक्टर्स जो हैं, इनकी जॉब्स के लिए, क्योंकि इनमें अब कहानी बची नहीं है। हालांकि भारत की क्योंकि 8-9% की जीडीपी ग्रोथ है, तो एज एन एंटरप्रेन्योर या दूसरे सेक्टर्स में बहुत स्कोप रहेगा, बहुत सारी जॉब्स नई नई ओपन होंगी। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि आईटी सेक्टर जो है, इसमें क्योंकि डॉलर का बहुत बड़ा खेल रहा है, और फ्री और इजी डॉलर के चक्कर में ये आईटी सेक्टर बहुत बूम करता रहा है। यहाँ पे एबनॉर्मल सैलरीज दी जाती रही हैं, क्योंकि इनको डॉलर बहुत इजीली अवेलेबल थे इस सेक्टर को पूरे। तो ये अब नहीं होने वाला है। इनकी डॉलर्स की जो पहुंच थी वो खत्म होने वाली है, और ऐसे में किसी भी दूसरे सेक्टर की तरह ये सेक्टर भी एक रैशनल लेवल की सैलरी पे आएगा। जहां पे 20,000 रुपए की सैलरी पे अगर कोई बंदा मिलता है, तो ये भी 20 या 15,000 रुपए ही देंगे। ये वो 1 लाख रुपए की सैलरी और 1.5 लाख रुपए की सैलरीज वाला जो जमाने थे, अब वो आईटी सेक्टर में नहीं रहेगा। इट विल बी लाइक एनी अदर सेक्टर। तो इसलिए बहुत जो बड़ी पोजीशंस पे हैं, वो भी कोशिश करें कि एडिशनल क्वालिफिकेशन लें। कोई टेक्निकल साइड से हैं तो वो मैनेजमेंट की भी एक डिग्री ले लें, और अपने आप को उन रोल्स में शिफ्ट करने की कोशिश करें।
तो अभी भी 5 साल है, हालांकि बहुत ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। और अमेरिका के अंदर जो एनआरआईज हैं, उनको भी मैं फिर कहूँगा कि आप अपने एसेट्स और बाकी सारी जो लिक्विडिटी और बाकी जो कुछ भी है, उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। अमेरिका के अंदर आपका बहुत बड़ा 1 करोड़ का मकान, 2 करोड़ का मकान है, तो उसके भरोसे पे ना रहें। उसकी वैल्यूएशन अचानक 1 करोड़ से वो 2-5 लाख रुपए की वैल्यू पे आ सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो, उसके पहले आप पैसा निकाल करके भारत की तरफ या दूसरे कंट्रीज जो स्टेबल कैटेगरी में हैं, उधर शिफ्ट करें, इन्वेस्ट कर दें। रशिया आने वाले समय में एक बहुत पैसे वाली कंट्री हो सकता है, तो रशिया की तरफ आप कुछ बिजनेस या बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। पिछले 100 सालों में आप देखेंगे तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 4 ताकतों का एक गठजोड़ हुआ था, और 100 सालों में मतलब अलग अलग पीरियड में ये सारी ताकतें एक दूसरे से जुड़ती चली गईं। तो पहली ताकत थी अमेरिका, ये इंग्लैंड, और इंग्लैंड की सरकार, वहाँ के जो रॉयल फैमिली है वो। अब इंग्लैंड की रॉयल फैमिली का संबंध यूरोप की बहुत सारी रॉयल फैमिलीज के साथ है, इनकी आपस में बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं। कभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ब्रिटिश रॉयल फैमिली और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये मेन एंटिटी थी जिसने बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करके रखा हुआ था और लूटमार का धंधा बनाया हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनके साथ इनकी ही पूर्व कॉलोनी अमेरिका जो है, वो एक इंडिपेंडेंट देश बन गया था, तो वो जुड़ गए। तो इंग्लैंड और अमेरिका का एक गठजोड़ बन गया और इन्होंने दुनिया के ऊपर डोमिनेंस बना के रखी। अब उसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इमीडिएटली बाद हुआ ये कि भारत का बंटवारा होता है, विभाजन होता है आज़ादी के समय पे, और पाकिस्तान नाम का एक देश बनता है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बनाया था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान कभी भी एक सक्सेसफुल देश ना रहे, लेकिन वो वेस्ट के ऊपर एक डिपेंडेंट मुल्क रहे, गुलाम टाइप का देश रहे। और ब्रिटिशर्स को ये बहुत अच्छे से पता था कि जो इंडियन आर्मी है, ये इंडियन आर्मी ही उनको ये क्षमता दे रही थी कि वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकें। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध अगर इंग्लैंड सरवाइव कर सका तो इंडियन आर्मी के दम पे। तो उन्होंने बंटवारा जब किया था तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास हिस्सा, जो एरिया है ज़मीन का, वो तो काफ़ी कम आया, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में आर्मी लगभग आधी उनके पास चली गई। इंडिया की आर्मी से आधी, मतलब उनके पास शायद 20% के आसपास ज़मीन आई होगी भारत की, लेकिन आर्मी उनके पास 45-40% आर्मी चली गई थी। वो जानबूझ के इंग्लैंड ने किया था, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये वही ब्रिटिश इंडियन आर्मी बन के हमारे साथ रहेगी, हमारी गुलाम आर्मी रहेगी, जिसको हम जहां चाहेंगे तब वहां उतारेंगे लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, और दुनिया पे हम अपना वर्चस्व कायम रखेंगे। बाद में अमेरिका ने इंग्लैंड का रोल टेक ओवर कर लिया और अमेरिका इनको पालता पोसता रहा। चौथी जो ताकत इनसे जुड़ती है वो 60s और 70s में इनका एक गठबंधन होता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। तो अब जो 4 ताकतें हो गई, एक इंग्लैंड, एक अमेरिका, एक पाकिस्तान और एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अब ये 4 ताकतों ने मिलकर के पूरा प्लान करके रखा था कि दुनिया को हम कैप्चर करेंगे और दबाव में बना करके और सब कुछ चलाते रहेंगे। हो क्या गया कि भारत में भी इन्होंने एक अपनी डमी गवर्नमेंट कांग्रेस के रूप में बिठा के रखी हुई थी, और उसके साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चलता रहता था। करप्ट लोग थे बहुत ज़्यादा, तो पैसा दे करके बहुत कुछ काम हो जाता था भारत में, जिसके कारण कि भारत की इकोनॉमी को एक तो इन्होंने बहुत दबा के रखा था। इंदिरा गांधी और बाकी सब नेशनलाइजेशन और सरकारीकरण करके और सोशलिज्म और ये सारे उलझुल चीज़ों के कारण भारत की इकोनॉमी को ताला टाइप का लगा के रखा था, हम ग्रो ही नहीं किए। दूसरा, पाकिस्तान को यूज करके भारत के ऊपर एक के बाद एक युद्ध थोपते गए। उन युद्धों के थोपने के कारण भी
भारत को बार बार ऐसा होता था कि हम थोड़ा सा संभलते थे, फिर एक युद्ध आ गया, पूरा बजट खाली, फिर 4-5 साल जूझ रहे हैं, फिर एक युद्ध आ गया। आप देखेंगे तो मतलब 47 में ही युद्ध हो गया, 47 के बाद थोड़ा बहुत हुआ तो संभले, तो फिर 62 में चीन से हो गया, 62 में चीन से संभले तो 3 साल के बाद 65 में फिर पाकिस्तान से हो गया, उससे निकल करके बाहर आए तो 71 में फिर बांग्लादेश हो गया। तो ये युद्धों के सिलसिले शुरू कर दिए, युद्धों से निकल के बाहर निकले तो फिर हमारे यहाँ कभी कहीं नक्सली हिंसा का दौर शुरू हो गया, तो कहीं खालिस्तान का दौर शुरू, तो कहीं कश्मीर का आतंकवाद। तो भारत को भी इन्होंने उसी तरीके से उलझा के रखा। उन्हें पता था कि भारत की पोटेंशियल क्या है, इकोनॉमी की पोटेंशियल क्या है। अब होता यह है कि भारत में अचानक एक सरकार बदल जाती है और पूरे बहुमत की सरकार आ जाती है, राष्ट्रवादी सोच आ जाती है। ये वो सोच है जो कि अमेरिका और वेस्ट के कंट्रोल और इन्फ्लुएंस से अलग एक सोच है, और लीडरशिप भी इसमें एक ऐसे आदमी के हाथ में आ जाती है जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट सोच लेके चल रहा है, वो इनके प्रभाव में किसी तरीके से नहीं आ रहा है। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि भारत की जो लीडरशिप है वो इनके कंट्रोल में नहीं है और इनके लिए अनप्रेडिक्टेबल है। इनको ये नहीं समझ में आता कि कल ये करने क्या वाले हैं इंडिया वाले। तो वो एक चीज है, ये दबाव डालने की कोशिश करते हैं, इंडिया बिल्कुल उसका उल्टा काम करता है। जैसे इन्होंने रूस से मना किया कि आप रूस से तेल ना खरीदें, इंडिया ने रिकॉर्ड तेल खरीद डाला और डंके की चोट पे खरीदा, और ना सिर्फ खरीदा, रुपए में खरीदा, और रुपए में खरीद के उसको रिफाइंड करके उस पर प्रॉफिट ऐड करके अपना, और उसको डॉलर में इन्हीं लोगों को बेचा है। तो भारत की इस टाइप की चीजों से ये बहुत परेशान है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। इनका अलायंस वहां बिखर गया, टूट गया कि जब भारत के ऊपर पुलवामा का हमला होता है और उसके बाद भारत बालाकोट पे एयर स्ट्राइक कर देता है। भारत एयर स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता है, कोई युद्ध या कुछ इस टाइप की चीज नहीं खड़ी होती है। पाकिस्तान एक तरीके से हाथ खड़े कर देता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो वहां से फिर इनको समझ में आता है कि अब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो किसी काम की रह नहीं गई है, और उसके इमीडिएटली बाद आप देखेंगे कि ये अफगानिस्तान से चुपचाप रातों रात दुम दबा करके अमेरिका छोड़ के भाग जाता है। और वहां से सीन टोटली बदलने लगता है। वहां से आप देखेंगे तो भारत का इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक मिलिट्री डोमिनेंस बढ़ता चला जाता है, और यहां से फिर कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है रशिया के अंदर और बाकी सब के अंदर कि भारत अगर साथ खड़ा होगा तो ये जो डॉलर डॉलर का एक वर्चस्व है पूरी दुनिया में, इसको मिटाया जा सकेगा। और वहां से डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती है। और इसमें अगर जरूरत पड़ी तो आगे और हम लोग चर्चा करेंगे, अगर आप लोग इसको रिस्पॉन्ड करेंगे तो, कि भारत का क्या रोल रहा है डी डॉलराइजेशन में। क्योंकि इसकी बातें और हल्ला मचाता हुआ चाइना या रशिया तो बहुत दिखाई देते हैं, और भी बहुत से देश बात करते हैं कि डी डॉलराइजेशन होना चाहिए। भारत की तरफ से बोला ज्यादा कुछ नहीं गया है, लेकिन भारत की तरफ से जो सॉलिड कदम उठाए गए हैं वो सबसे मजबूत कदम है। मसलन भारत ने यूपीआई इंट्रोड्यूस किया है। यूपीआई एक पैरेलल नेटवर्क है जो कि अमेरिकी कंट्रोल के बाहर का नेटवर्क है पेमेंट्स के सेटलमेंट का, और भारत इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, और काफी सक्सेसफुल भी मतलब भारत हुआ है इस सारी चीज में। तो यूपीआई एक है। दूसरा, इस लोकल करेंसी में कंट्री टू कंट्री रुपए के साथ जो व्यापार है, ट्रेड है, उसको भारत ने काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया है, और उसमें रशिया के साथ काफ़ी काम किया है भारत ने। दुबई के साथ तो हमारा ऑलमोस्ट बहुत अच्छा एक सेटअप बन चुका है, जहां दुबई के साथ तो हम रुपए में ट्रेड करेंगे ही करेंगे। दुबई की करेंसी में पूरे अरब कंट्रीज दुबई के साथ डील कर सकते हैं, और वहां से फिर भारतीय रुपए में एक्सचेंज किया जा सकता है। तो वो कुछ उस टाइप का एक
सिस्टम बनाया जा रहा है, जहाँ पे दुबई को उन्होंने रेसिप्रोकेटिंग कंट्री का दर्जा भी दे दिया है भारत ने। तो उसका मतलब ये है कि भारत के जो भी बहुत सारे कानून हैं, वो एज़ इट इज़ दुबई पे भी लागू हो जाएँगे। दुबई के बहुत से कानून भारत पे लागू हो जाएँगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए भारत की अदालतों ने कोई फैसला किसी व्यक्ति या किसी संस्था के खिलाफ दिया है, तो वो फैसला दुबई के अंदर भी उस व्यक्ति या उस संस्था पे लागू होगा। मान लीजिए यहाँ किसी को कोई सजा हो गई है और वो दुबई में रहता है, तो दुबई पुलिस भारतीय अदालतों के फैसले का सम्मान करते हुए उस आदमी को गिरफ्तार करके सीधा भारत की पुलिस के हवाले कर देगी, या भारतीय पुलिस जाएगी और दुबई पुलिस के साथ मिलके उस आदमी को गिरफ्तार करके ले आएगी। दुबई भारत के लिए ऐसा हो जाएगा कि जैसे भारत का ही कोई एक राज्य है, एक हिस्सा है, जहाँ पे जाकर के भारत की सरकार और संस्थाएं अपना काम कर सकेंगी। ऐसे ही दुबई के लोग भी, दुबई की जो एजेंसीज हैं, उनका अगर कोई मुजरिम भारत के अंदर है तो वो सीधे भारत आकर के भारत की पुलिस का सहयोग लेकर के और अपनी अदालत के फैसले के मुताबिक उसको अरेस्ट करके ले जा सकते हैं। तो ये वाली जो व्यवस्था है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में ये रेसिप्रोसिटी लागू हो रही है। जैसे कि भारत की जो डिग्रियां हैं कॉलेजों की, स्कूल्स की, वो दुबई में एज इट इज़ मान्य होंगी। भारत से आप एमबीबीएस करके जाते हैं, दुबई में एज ए डॉक्टर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही चीज़ें अब मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही रशिया के साथ भारत साइन कर लेगा एग्रीमेंट्स। तो उसके बाद रशिया के साथ भी काम करने के लिए भारतीयों को मतलब ये महसूस नहीं होगा कि वो भारत से अलग किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं, वैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो भारत डी-डॉलराइजेशन की तरफ सॉलिड कदम उठा रहा है। 25 से 30 देशों के साथ रुपए में ट्रेड का एक प्लेटफॉर्म भारत ने तैयार कर लिया है, और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अगर अपनी करेंसी में ट्रेडिंग शुरू करके और डॉलर को कम करती जा रही है, तो ये डॉलर के लिए डेफिनेटली खतरे की एक घंटी है। ब्रिक्स का समिट जो है वो मेरे ख्याल से अक्टूबर-नवंबर में होगा, और रशिया जहां तक इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है कि किसी तरीके से ब्रिक्स का एक पैरेलल पेमेंट सेटलमेंट बैंक या सिस्टम बना दिया जाए। तो लेट अस वेट, देखते हैं कि तब होता क्या है। और तब तक के लिए नमस्कार, आज्ञा दें, और जो बोला है उसको ज़रा ध्यान दें, विचार करें, और कुछ अगर आपके सवाल हों तो कमेंट्स में पूछिए, तो अगले वीडियोस में उन पे भी डिस्कशन करेंगे।